ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शेपर के बारे में थोड़ा सा, मैंने जो डायग्राम था आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज शेपर का, किस तरीके से काम करता है, कितने स्ट्रोक होते हैं। तो आप लोगों को बता दिया था मैंने कितने स्ट्रोक होते हैं शेपर में जब काम करते हैं। तो बताइए, दो। कौन से होते हैं? एक था फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक होता था फॉरवर्ड स्ट्रोक, है ना, जिसको हम कटिंग भी बोलते थे, फॉरवर्ड या कटिंग स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक। और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रोक होता था वो था रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, रिटर्न स्ट्रोक, जिसको हम आइडल स्ट्रोक भी बोलते थे। आइडल, आईडीएलई, आईडीएल नहीं, आईडीएलई। आइडल का मतलब होता है सुस्त लेजी टाइप का पर्सन। ठीक है, या बैकवर्ड स्ट्रोक भी इसको बोल सकते हैं, बैकवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक जिसमें कि कटिंग होती है। याद रखना, दो स्ट्रोक होते हैं, दोनों में कटिंग नहीं होती। कटिंग केवल और केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है। रिटर्न स्ट्रोक में, बैकवर्ड स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होगी तो आपको क्या होगा भाई? कटिंग, जब कोई बंदा काम करेगा, कटिंग करेगा, तो कटिंग टूल आपको कट करेगा तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? आपको टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, बताइए। जिससे मैंने बोला कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। ठीक है, ए से बी की ओर आपको जाना है। और मैंने बोल दिया कि आपको खाली हाथ नहीं जाना है, आपको 20 किलोग्राम का लोड लेकर के जाना है, वेट लेके जाना है, 20 किलोग्राम का वेट, मास लेके जाना है। आप बताइए कि एक बार मैंने आपसे बोला कि यहां से यहां तक आपको 20 किलोग्राम का वेट लेके जाना है और वेट यहां रख के वापस आना है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, एज कम्पेयर टू जब आप बी से ए की तरफ आओगे? ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको काम करना पड़ रहा है, आपको ये 20 किलोग्राम का वजन यहां से यहां ले जाना है। लेकिन जब आप बी से ए की तरफ आओगे तो आपके पास कोई भी लोड नहीं है। ऐसा ही होता है शेपर मशीन में। शेपर में क्या होगा? शेपर में क्या होगा, जैसे मान लिया ये आपका वर्क पीस है। ठीक है भाई, ये आपका वर्क पीस है, ये फिक्स है, और आपका ये कटिंग टूल है, ये आपका कटिंग टूल है। ठीक है, अब कटिंग टूल क्या करेगा? ये जो मेटल है भाई, एक लेयर इसको रिमूव करनी है। मान लिया कि आपको इतना मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है, ये कटिंग टूल यहां ना बना करके मैं यहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं। ये कटिंग टूल आपका, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। मान लिया ये आपका कटिंग टूल है, ये डिपेंड करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, नहीं ये सही है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्ट्रोक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कटिंग स्ट्रोक है। तो आप क्या करोगे, जब पहले स्ट्रोक में जब आपको इतनी लेयर, इतना मेटल आपको रिमूव करना है, ये वाला इतना मेटल रिमूव करना है, मतलब कटिंग टूल जो होगा उस कटिंग टूल को काम करना पड़ेगा, है ना। कटिंग टूल को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रोक जिसमें कि कटिंग होगी वो आपका कटिंग स्ट्रोक होता है, या फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, जिसमें कि कटिंग टूल को चिप की फॉर्म में मेटल को रिमूव करना होगा। ठीक है, चिप की फॉर्म में मतलब जब ये काट देगा यहाँ पे तो ये चिप कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगी, इस तरीके से। ये चिप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, मैं आपको बताया था एक बार, है ना। ये मेटल आपका कटिंग टूल यहाँ पहुंच जाएगा तो चिप की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ऊपर वाली लेयर हट जाएगी। तो जब ये ऊपर वाली लेयर हट जाएगी यहां से, तो कटिंग टूल क्या करेगा? इस मेटल को रिमूव कर देगा। तो आप इस कटिंग टूल को काम करना पड़ रहा है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक को जब हम कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं तो इसमें टाइम कम लगता है कि ज्यादा? भाई जब कोई काम करेगा बंदा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इंक्रीज कर दिया, टाइम ज्यादा लगेगा। अब दूसरी बात करेंगे रिटर्न स्ट्रोक की। भाई आपका कटिंग टूल यहां से यहां तक चला गया और आपका जो वर्क पीस था, मैं इसको टॉप से देख करके बनाता हूं। वर्क पीस अगर आप टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब ये ऐसा दिखेगा तो हमने देखिए कि भाई इतनी लेयर जो है यहां से तो रिमूव हो चुकी है, इतना पोर्शन रिमूव हो गया यहां तक का। अब हम ये धीरे धीरे करके ये वाला पोर्शन भी हमें रिमूव करना है ना। इसके पीछे भी तो वर्क पीस होगा भाई, इसके पीछे भी तो होगा। ये वर्क पीस कटिंग टूल कुछ इस तरीके से होगा ना, वर्क पीस आपका इस तरीके से जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? वर्क पीस ऐसा होगा। और आपने केवल इतनी लेयर हटाई है यहां से,
इतना पोर्शन आ रहा है, तो मतलब धीरे धीरे करके आपको पूरी सरफेस फ्लैट करनी है, पूरी सरफेस फ्लैट करनी है। और आपने केवल और केवल अभी इतना मेटल रिमूव किया है, इतना यहाँ तक का ये वाली लेयर, तो ये बगल वाली साइड वाली भी तो हटानी पड़ेगी धीरे धीरे करके। तो ये फीड वर्कपीस को दी जाएगी, इसमें वर्कपीस को फीड दी जाती है, कटिंग टूल कटिंग करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग हुई, मतलब टूल को काम करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब भी आपका टूल वापस आएगा तो खाली हाथ आएगा। खाली हाथ का मतलब ऐसे कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो जब कोई भी कटिंग नहीं करेगा जब इधर वापस जाएगा तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? टाइम कम लगेगा कि ज्यादा, बताओ? कम लगेगा, टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब जा रहे हैं कटिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब लौट के आ रहे हैं तो हमें कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी कटिंग नहीं करनी है, आइडल स्ट्रोक ही हो जाएगा या रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा जिसमें टाइम आपका कम लग रहा है। तो क्या हम इसको नहीं बोल सकते क्विक रिटर्न? क्विक रिटर्न है जी? यस सर। क्विक रिटर्न का मतलब है जल्दी से वापस आना, मतलब जाओगे तो धीरे धीरे करके, लेकिन वापस जब आओगे तो कम टाइम में वापस आओगे। तो इस जो आपका प्रिंसिपल या जिस प्रिंसिपल आपकी, सुन लो दोबारा से, जिस प्रिंसिपल पर, हेलो, जिस प्रिंसिपल पर आपकी शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन और प्लेनर मशीन काम करती है उसका नाम होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे वर्क करती है आपकी शेपर मशीन। ठीक है, शेपर हो गई, स्लॉटर हो गई, प्लेनर हो गई, ये तीनों मशीन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म प्रिंसिपल पर क्या करती हैं? काम करती है। चलिए देखो, जब आपसे केवल और केवल पूछा जाए कि व्हाट इज शेपर, सिंपल एक लाइन में पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे ये वर्कपीस आप बना दोगे, यहाँ पे ये आप वर्कपीस बना दोगे। ठीक है, और ये आपका कटिंग टूल या इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूँ अच्छे से, एकदम ये बढ़िया वाला डायग्राम बना देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और, ये बन गया, इसके बाद ये बन गया, इसके बाद ये बन गया, इसके बाद ये बन गया, यहाँ ये बन गया, 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 ये बन गया इधर, ये बन गया आपका इधर, ये बन गया आपका इधर। समझ में आ रहा है? और इसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ। सॉरी, ये गलत हो गया, ये यहाँ से बनाना। ठीक है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। इस तरीके से बनाओगे और इसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, ये पहले ऐसी सरफेस थी पूरी फ्लैट, समझ में आ रहा है? पहले आपकी पूरी सरफेस फ्लैट थी, आपने क्या किया? यहाँ पर कटिंग टूल लगाया, यहाँ पे आपने क्या किया? कटिंग टूल लगा दिया। कटिंग टूल को अलग कलर से बना देता हूँ मैं। यहाँ से ये आपका कटिंग टूल होगा। ठीक है, ये कटिंग टूल की ये वाली जो सरफेस होगी ये पूरी की पूरी इसके कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, ओके, ये आपका कटिंग टूल है। तो जब ये कटिंग टूल इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर कटिंग हो रही होगी। ये तो पूरा 3D डायग्राम मैंने आपको बता दी कि जब ये यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग हो जाएगी, ये ऊपर वाली लेयर खत्म हो जाएगी। आपको 2D में डायग्राम में क्या बनाना है? इस तरीके से बनाना पड़ेगा 2D डायग्राम में। ये मशीन ये बना दोगे आप अपना फ्लैट बनाओगे यहाँ तक, यहाँ पे जाना है, इधर इसको इधर अलग बनाना है, इसको अलग बनाना है,
ये आपका कटिंग टूल बन जाएगा। आपकी चिप बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बना दोगे एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम। ठीक है, शेपर का। और डायग्राम मिलेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो ये सिंपल शेपर का है कि एक बार कटिंग टूल आएगा, इतनी लेयर हटा देगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो शेपर की बात करेंगे तो ये बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि कटिंग स्ट्रोक क्या होता है, रिटर्न स्ट्रोक क्या होता है। कटिंग केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है शेपर के केस में, रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती, आइडल स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म प्रिंसिपल पर वर्क करती है। वर्कपीस को हम इसमें फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जो आपका वर्कपीस होगा जिस पर हमें काम करना है उसको फिक्स कर देते हैं। आपका कटिंग टूल मूव करेगा। कटिंग टूल क्या करेगा? मूव करेगा कट करने के लिए। ठीक है, कटिंग टूल क्या करेगा? इसमें कटिंग टूल मूव करता है और वर्कपीस फिक्स रहता है। वर्कपीस कैसा रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, कटिंग टूल मूव करता है, वर्कपीस आपका फिक्स रहेगा इस वाले केस में। अच्छा, फीड जो दी जाएगी वो वर्कपीस को दी जाएगी। वर्कपीस को फीड दी जाती है, केबल और केबल। द फीड इज गिवन टू द वर्कपीस। ठीक है, चलिए अब इसका जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका इंट्रोडक्शन, बाकी पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, वो सारा धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है शेपर के बारे में, इंट्रोडक्शन है। इट इज अ मशीन टूल विच इज यूज्ड फॉर, ये एक मशीन टूल होता है जो किसके लिए यूज होता है? पहला, प्रोड्यूसिंग फ्लैट और प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस या प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, मेकिंग स्लॉट बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, कीवेज बनाने के लिए। तो ये जो मशीन है वो फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए या प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। और दूसरा, ये ग्रुप्स बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए या कीवेज बनाने के लिए ये वाली मशीन हम यूज करते हैं। आप बोलोगे सर ये कीवेज क्या होते हैं, है ना? कीवेज पता है कि नहीं? नहीं पता है, मैं बता देता हूं। जैसे ये शाफ्ट है आपके पास, ठीक है, ये शाफ्ट थी आपके पास। आप लोगों ने गियर वगैरह देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब शाफ्ट कहीं होती है तो यहां से हम कुछ पोर्शन रिमूव कर देते हैं एक जगह पर। हम क्या करते हैं? यहां से थोड़ा सा पोर्शन काट देते हैं इसमें। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे कुछ गाइड मतलब वेज बना दिए, रास्ते बना दिए जिसमें कि हम की लगा सकते हैं। ये चाबी नहीं है भैया, ये चाबी अलग है। ये की वाली वो वाली चाबी नहीं है, ये दूसरी चाबी है। की बेस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जूस की मशीन देखी होगी आपने, गन्ने का जूस निकलता है जहां पे बीच में बैलेंस लगे, सिलेंडर लगे होते हैं, साइड में गियर माउंट होता है। तो गियर इसके ऊपर आप लगाओगे तो भाई गियर में एक जो गियर आपका होगा उस गियर में भी स्लॉट कटा होता है अंदर से। जैसे मान लिया ये आपका गियर सर्कुलर शाफ्ट, इस पे सर्कुलर रॉड लगेगी मान लो, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट लगा हुआ। तो जो गियर होगा ना आपका गियर, है ना, तो आप देखोगे कि जो गियर की ये वाली सरफेस है इसमें छोटा सा कट लगा होता है। इसमें छोटा सा क्या लगा होता है? कट बना देते हैं हम। कुछ याद आ रहा है? कुछ कहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? इमेजिन किया है कहीं? जिससे कि गियर का ये वाला पोर्शन, इसके बीच में स्लिपिंग ना होगी। कुछ कट यहां बना होगा, कुछ कट शाफ्ट में बना होगा, और यहां पर हम एक की लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं? की लगा देते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है? दैट वर्क्स एज की। और की को फंसाने के लिए हमें एक रास्ता बनाना होता है जिसको हम कीवेज बोलते हैं। ठीक है, स्लॉट काटने के लिए, कीवेज बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शेपर का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा भाई? बताओ। यस सर, आ गया। कहीं देखा है कि नहीं देखा है आपने? कहीं ऐसा कुछ लगा हुआ? यस सर, देखा है ना? कहीं देखा है कि नहीं देखा है? मुझे ये बताओ। यस सर, देखा है ना? बस वही है। या आप एक तरीके से आप समझ लो, जब हम चारपाई बनाते हैं ना, चारपाई और वैसे लकड़ी वाली बनाते हैं, तो आप लोग देखते हो कि जब उसमें पाया जहां रहता है उसमें जब वो लकड़ी लगाते हैं तो साइड में से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा देते हैं मार्क्स। तो वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वहां मतलब थोड़ा सा ग्रुप बना करके उसमें फंसा देते हैं जिससे कि स्लिपिंग ना हो, उसको रोकने के लिए। तो हम ग्रुप बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स, स्लॉट्स और कीवेज, ये सारे उसके अंदर आते हैं। समझ में आ गया? शेपर क्या होती है? शेपर इज अ मशीन टूल विच इज यूज्ड टू क्रिएट, नंबर 1, प्रोड्यूसिंग फ्लैट और प्लेन सर्फेसेस,
और दूसरा मैंने बताया आपको टू प्रोड्यूस ग्रुप्स, कीवेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल में कुछ नहीं है, आपका जो वर्क पीस होता है उस वर्क पीस को हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर जो क्या बोलते हैं, टेबल के अंदर जो वाइस लगी होती है या जो भी, उसके अंदर हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद ठीक है, तो वर्क पीस प्रिंसिपल क्या है कि आपका जो वर्क पीस है, वर्क पीस में टेबल जो होती है, टेबल पे हम अपने वर्क पीस को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और फिर एक कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल को इस वर्क पीस के अगेंस्ट फिक्स किया जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती, आइडल स्ट्रोक होता है। ये सब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। समझ में आ गया ना? हालांकि वर्किंग प्रिंसिपल में आप लोगों को बता चुका हूं, है ना, वही लिखा होगा इसमें। देखो इन शेपर, नंबर 1 शेपर की बात करें, पहला क्या है, कटिंग टूल इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट। जो शेपर थी, ये देखो शेपर का डायग्राम आप देख सकते हो, ये वाला है ना। इसमें देखो ये क्लैपर बॉक्स है, ये टूल पोस्ट में आपका कटिंग टूल होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें। ये आपका शेपर हो गया, नीचे बेस हो गया आपका, तो वही लिखा है इसमें। देखिए कटिंग टूल इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में हम कटिंग टूल को होल्ड करते हैं। ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग रैम, रेसिप्रोकेटिंग रैम होती है, उसमें टूल पोस्ट होता है। उस टूल पोस्ट पे हम क्या करते हैं, कटिंग टूल को होल्ड कर लेते हैं। एंड वर्क पीस इज हेल्ड इन अ वाइस क्लैम्प्ड ऑन द मशीन टेबल। क्लैम्प्ड ऑन द मशीन टेबल, तो क्या होता है कि जो कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल को हम रैम के अंदर एक टूल पोस्ट होता है उसमें होल्ड कर लेते हैं। और जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस को हम फिक्स कर लेते हैं या हेल्ड कर लेते हैं किसमें, एक वाइस में, जो कि क्लैम्प होती है किस पर, मशीन टेबल पर क्लैम्प होती है। समझ में आ गया इतना? फिर क्या होता है दूसरे वाले में, फिर क्या करते हैं, द वर्क पीस इज हेल्ड स्टेशनरी, STATIONRY। स्टेशनरी का मतलब है फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द टेबल, टेबल पर। ठीक है, वर्क पीस को टेबल पर हम फिक्स कर लेते हैं। एंड AND वाला, एंड AND लिखना है यहाँ पे। ठीक है, END वाला नहीं, एंड। एंड फीड इज गिवन टू द टेबल, ये ब्रैकेट में लिख लेना है। ये मैं बता देता हूँ कि फीड किसको दी जाती है इसमें। इसमें फीड टेबल को दी जाती है या वर्क पीस को दी जाती है, ये याद रखना, ये फॉर द इंफॉर्मेशन है। तो वर्क पीस इज हेल्ड स्टेशनरी, मतलब फिक्स कर दिया जाता है ऑन द टेबल। एंड टूल रेसिप्रोकेट, एंड टूल रेसिप्रोकेट, जो टूल होता है वो आपका रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट का मतलब इस तरीके का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। पास्ड ओवर द वर्क पीस, तो आपका जो टूल होता है वो वर्क पीस के ऊपर से पास किया जाता है। ठीक है, पास्ड ओवर द वर्क पीस। और आप बोल सकते हो फीड अगेंस्ट द वर्क पीस। ठीक है, द वर्क पीस इज हेल्ड स्टेशनरी, आप वर्क पीस को स्टेशनरी कर लेते हो, पकड़ लेते हो, होल्ड कर लेते हो। और जो कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल को फीड करते हैं अगेंस्ट द वर्क पीस। ठीक है, द कटिंग टूल इज रेसिप्रोकेट्स अगेंस्ट द वर्क पीस, या पास्ड ओवर द वर्क पीस, या वर्क पीस के अगेंस्ट जो आपका कटिंग टूल है उसको गुजारा जाता है, जिससे आपकी कटिंग हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया दूसरा पॉइंट? जस्ट अ मिनट, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई। वर्क पीस को फिक्स कर लिया जाता है और टूल को उसके ऊपर से पास किया जाता है, गुजारा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में देखो, कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड स्ट्रोक या और कटिंग स्ट्रोक। तो मैंने बोल दिया आपको कि कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन दी फॉरवर्ड स्ट्रोक ओनली। केवल कटिंग जो होती है वो आपकी फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है। एंड नो कटिंग इज, या नो मटेरियल, कटिंग हटा देना है, एंड नो मटेरियल, कटिंग हटा देना है यहां से। ठीक है, एंड नो मटेरियल इज रिमूव्ड इन द रिटर्न स्ट्रोक। तो आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कटिंग जो होगी वो केवल और केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होगी, जिसको हम कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। एंड नो मटेरियल इज रिमूव्ड इन द रिटर्न स्ट्रोक, ये आइडल स्ट्रोक होता है आपका। आइडल स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती। चौथा पॉइंट है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, करती है, जो भी है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया है, याद रखना। फीड इज गिवन टू द टेबल, याद रखना है कि जब हम शेपर की बात करेंगे तो फीड टेबल को या वर्कपीस को दी जाती है। कटिंग टूल केवल और केवल रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, समझ में आ रहे हो? जैसे ये आपका वर्कपीस है, मैं बता देता हूँ सिंपल डायग्राम। जैसे ये आपका वर्कपीस है, इसको हमने वाइस में फिक्स कर लिया, बेंच वाइस है, जो भी वाइस होगी उस वाइस के अंदर हमने फिक्स कर लिया, इसको टेबल के अंदर फिक्स कर लिया है।
ठीक है, यहाँ पे 22 बना दी, इसके अंदर फिक्स किया है। तो अब ये टेबल इधर उधर स्लाइड कर सकती है, इधर उधर फीड कर सकता है। टूल आपका रेसिप्रोकेट करता रहेगा, बस टूल का और कोई मोशन चेंज नहीं होगा, टूल इधर उधर घूमता रहेगा अपनी पोजीशन पे। वर्कपीस को इधर उधर जाना है बस। अगर पहली बार मान लिया आपका वर्कपीस घूमा तो एक बार कटिंग हो गई, अब अगले, क्योंकि अब वहां से मटेरियल रिमूव हो गया तो आपको टेबल को इधर फीड करना पड़ेगा, तभी आपका अगला स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 4-5 पॉइंट आपको याद रखने। पहला पॉइंट, ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर वर्क करती है। वर्कपीस को स्टेशनरी रखते हैं और फीड टेबल को दी जाती है वर्कपीस, तो वर्कपीस को भी फीड देते हैं। टूल आपका रेसिप्रोकेट करता है। मटेरियल केवल और केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में रिमूव होता है, रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी रिमूव नहीं होता है। ये आपको याद रखने हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हाउ कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन द शेपर। ठीक है, शेपर जो मशीन होती है ना, वो आपके छोटे वर्कपीस के लिए, मतलब स्मॉल वर्कपीस के लिए होती है। जब स्मॉल वर्कपीस की आपको सरफेस फिनिश करनी होती है, या स्मूथ करनी होती है, फ्लैट करनी होती है, प्लेन करनी होती है, तो हम शेपर का यूज करते हैं। वहीं अगर बड़े वर्कपीस होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उस केस में हम प्लेनर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्लेनर का। समझ में आ गया? शेपर प्लेनर में ज्यादा अंतर नहीं है। शेपर में क्या होता है, छोटे वर्कपीस के लिए होती है, प्लेनर में बड़े वाले वर्कपीस के लिए। और उल्टा होता है, उसमें वर्कपीस मूव करता रहता है, टूल फिक्स रहता है। ये डिफरेंस पूछा जाता है इन दोनों के बीच में कि शेपर में प्लेनर में क्या डिफरेंस है, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। मैंने आपको हालांकि इसका डायग्राम बता दिया था, ये इसका डायग्राम था। ये वाला डायग्राम भी आप देख सकते हैं, जिसमें ये कटिंग टूल होता है, ये रैम होती है, ये टूल पोस्ट होता है, ये कॉलम होता है, ये मोटर, ये आपका बेस होता है। बेस इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक बनाना है, ये रफ हो गया है ना, ये आपका बेस हो जाएगा। इस बेस के ऊपर ये एलिवेटिंग स्क्रू है, इस टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए। आपकी टेबल होती है, यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं, याद रखना, इसमें अंदर स्लॉट कटे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। शेपर का है ना? हाँ, ये शेपर का है। इसमें स्लॉट कटे होंगे जिससे आपकी टेबल ऊपर नीचे मूव करेगी। डॉटेड लाइन से शो करना है इसको, मैंने तो ये डॉटेड लाइन से शो करना है, जिसमें आपकी टेबल ऊपर नीचे मूव करेगी। कटिंग टूल, ये रैम आपके रेसिप्रोकेट करेगी। ये मोटर, ड्राइव मैकेनिज्म, जो कॉलम होता है वो ड्राइव मैकेनिज्म की तरह, हाउसिंग की तरह काम करता है। ठीक है, एक डायग्राम में और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये भी एक डायग्राम है, तो ये भी देख सकते हो, जिसमें ये बेस हो गया, ये कॉलम हो गया, ये देखो डॉटेड लाइन शो कर रही है। ये मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर स्लॉट कटा हुआ, जिसमें आपकी रैम है। ये आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये रैम है आपकी। ठीक है, ये रैम आपकी रेसिप्रोकेट करेगी इस तरीके से, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। ये आपका टूल हेड लगा होता है, ये बीच में टूल है, और ये आपका टूल पोस्ट है। ये क्लैपर बॉक्स है, यहाँ पे क्लैपर बॉक्स लिख देना। ये आपका कटिंग टूल है, ये आपका वर्कपीस है। वर्कपीस वाइस में फिक्स रहता है, बेंच वाइस में। और ये आपकी टेबल होती है, ये एलिवेटिंग स्क्रू होता है, जिससे ऊपर या नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, या जो मैंने दिखाया वो वाला बना सकते हो। आपको जो मन करे वो बना सकते हो, दोनों ठीक है। चलिए, तो इसके पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन अब देख लेते हैं। तो पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन में लिखना है द वेरियस पार्ट्स ऑफ द शेपर आर। पहला पार्ट हो गया आपका बेस, दूसरा आपका पार्ट हो गया कॉलम, बेस हो गया, कॉलम हो गया, तीसरा पार्ट हो गया आपका रैम हो गई। ठीक है, तीसरा रैम हो गया, चौथा आपकी मोटर हो गई, पांचवा टूल पोस्ट हो गया, छठवां क्लैपर बॉक्स हो गया, और सातवां कटिंग टूल हो गया, आठवां टेबल हो गई, नौवां एलिवेटिंग स्क्रू हो गया। बस ठीक है, अब कल इनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आज का सेशन यही फिनिश करते हैं।